आप क्या चाहती हैं आरोही? आपके मन में जो भी है आप मुझे कह सकती हैं। अगर आप बाहर नहीं जाना चाहती तो हम नहीं जाएंगे, पर वहां जाने के बाद मैं आपके चेहरे पर उदासी बिल्कुल भी नहीं देख पाऊंगा। अजय ने अपनी मम्मी पापा के जाने की बात आरोही से पूछा। अब तो सब कुछ ठीक हो रहा है अजय जी, और मुझे खुशी है। फूफू मेरी तरफ कदम बढ़ा रही हैं। मैं अब अपने ससुराल जाना चाहती हूँ। एक और बात, आप जहाँ हैं वहाँ मेरे चेहरे पर उदासी हो ही नहीं सकती। आपसे तो मेरे चेहरे की मुस्कुराहट है। आप पास हो तो सारी खुशियां मेरे पास हैं। आप चलिए, अपने मन में सब कुछ निकालिए और मेरे साथ सामान पैक करने में मदद कीजिए। हमें आज ही जाना है। आरोही बैग निकालते हुए बोली तो अजय मुस्कुराकर उसकी मदद करने लगा। अजय आरोही और बीबी को लेकर आयुषी के साथ अपने घर आ गया था, जहाँ नन्ही और अविनाश ने अजय और आरोही की आरती उतारकर खुशी से अपने घर में उनका स्वागत किया। थैंक यू आरोही। रसोई में अपने साथ खड़ी आरोही के हाथों को थाम नन्ही ने कहा। पर किस लिए फूफू? पहली बात, अब तुम फूफू की जगह मम्मी कहने की आदत डाल लो। थैंक यू इसलिए कि तुमने मुझे माफ कर इस घर में आने का फैसला लिया। अगर तुम ना कहती तो अजय और आयुषी भी शायद इस घर में नहीं आते और मैं अपने बच्चों से दूर हो जाती। मैं आपसे नाराज नहीं थी फूफू, मतलब मम्मी। तो माफ करने का सवाल ही नहीं होता। हर माँ अपने बच्चे के बारे में सोचती है और आपने भी वैसा ही किया। इसलिए प्लीज, अब आप मुझसे ना माफी मांगेंगी और ना ही मुझे थैंक यू कहेंगी। एक बात कहूँ आरोही? नन्ही मुस्कुराते हुए आरोही के चेहरे को देखकर बोली। जी मम्मी। आरोही के चेहरे में असमंजस के भाव आ गए। मैं सच में कहती थी कि अजय के लिए तुम जैसी दुल्हन आए। जब से तुम्हारा नेचर समझा था तब से हमेशा तुम जैसी बहू की ही कल्पना करती थी। अगर अखिल से तुम्हारी शादी को भुला दूं तो तुम्हें ऐसी कोई भी कमी नहीं है जिसे मैं अपनी बहू में नहीं ढूंढती थी। पर अब मैं कोशिश करूंगी कि मैं इस बात को जितना जल्दी हो उतनी जल्दी भूल जाऊं, क्योंकि मुझे पता है तुमसे अच्छा हमसफर मेरे बेटे को मिल ही नहीं सकती थी। नन्ही की बात सुन आरोही के चेहरे पर सुकून के भाव आ गए और वो मुस्कुरा दी। नन्ही ने भी उसे गले से लगा लिया। अरे आप लोग का सास बहू का मिलन हो गया होगा, तो खाना लगा दीजिए। बहुत जोर की भूख लगी है। आयुषी रसोई में आते हुए बोली तो वे दोनों मुस्कुराते हुए खाना लेकर डाइनिंग की ओर चले गए। मम्मी ने कुछ कहा तो नहीं? रात में अपने कमरे में अजय अपनी बाहों में भी सिमटी आरोही के बालों पर अपनी उंगलियां चलाते हुए पूछा। नहीं अजय जी, आज मुझे सच में यहाँ आने के बाद बहुत अच्छा लग रहा है। अब आप भी प्लीज अपने दिल पर कोई बोझ मत रखिए और बेफिक्र रहिए। वैसे भी मैंने आपकी कसम खाई है, अगर मुझे कुछ भी लगेगा तो मुझे आपको ही बताना है। इसलिए अब मेरे दिल के करार को भी थोड़ा आराम करने दीजिए। आरोही अजय के चेहरे को देख अपने चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान सजाए हुए बोली। अजय ने उसके माथे को चूम उस पर अपनी बाजुएं कस दी। पापा, मुझे आयुषी के बारे में आपसे कुछ बात करनी है। इस वक्त नन्ही अविनाश के कमरे में था। अजय की बात सुन अविनाश, जो अपने ऑफिस के कुछ काम कर रहे थे, और नन्ही जो अलमारी जमा कर रही थी, दोनों अजय के पास आ गए। हाँ कहो। अविनाश की नजरें अजय के चेहरे को देखने लगीं। पापा, आयुषी प्रतीक को पसंद करती है। आप लोग प्रतीक से मिले भी हैं और उसे अच्छी तरह जानते भी हैं। गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पीडियाट्रिशियन है, बच्चों का डॉक्टर है। अच्छा खासा कमाता है, अपना घर अपनी गाड़ी सब कुछ है। और सबसे ज़रूरी बात, आयुषी को प्यार भी करता है। बेटा, कमी तो प्रतीक में कुछ भी नहीं, पर उसका परिवार। पापा, आप लोग जानते ही हैं वो शुरू से अनाथ है। अपने 10वीं क्लास तक वह अनाथ आश्रम में ही रहा है। उसके बाद उसने अपनी मेहनत से पढ़ाई की और आज जिस जगह वह है उसे उसने खुद ही हासिल किया है। उसकी मेहनत को हम सब ने अपनी आंखों से देखा है। मुझे नहीं लगता कि अपनी आयुषी के लिए उससे अच्छा कोई और होगा। मुझे तो इस रिश्ते में कोई कमी नहीं लगती। हम इस रिश्ते के लिए तैयार हैं। प्रतीक से कहो आकर एक बार हमसे मिले। शादी कैसे करनी है यह भी बात कर लेंगे। नन्ही ने अजय के कंधे पर हाथ रखकर कहा। मम्मा, शादी अभी नहीं, मालिनी भाभी की डिलीवरी के बाद होगी, क्योंकि भाभी चाहती हैं कि वह लड़के वाले की तरफ से रहे। इसलिए उनकी डिलीवरी के 2 महीने बाद ही शादी होगी। पर आप लोग चाहें तो इस टॉपिक पर प्रतीक से बात कर सकते हैं। वैसे भी कल होली है, वह तो आएगा ही। हाँ ठीक है। अविनाश ने मुस्कुराते हुए अपनी सहमति दे दी। ये क्या है यार,
आरोही, आपने नीचे मना क्यों नहीं किया? अब मैं पूरी रात आपके बिना कैसे सोऊंगा? अजय ने मुंह फैला बिस्तर पर बैठते हुए कहा। अजय जी। अजय के इस व्यवहार से आरोही की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। अब आप जाओ, और आप अभी मम्मी से कहकर आओगी कि मैं अपने पति के बिना नहीं रह सकती। अजय छोटे बच्चों की तरह उसके सामने आकर बोला। आपने सुना नहीं मम्मी ने क्या कहा? होलिका दहन की रात नए जोड़े एक साथ नहीं सोते। मुझे कुछ नहीं पता, बस मुझे इतना पता है कि मुझे आपके बिना नींद नहीं आएगी। आप कहीं नहीं जा रही, आप मेरे साथ हमारे कमरे में सोएंगी। अजय जी, मैं आपके बगल वाले कमरे में आयुषी के साथ सो रही हूँ। वह भी आज की रात। बस रहने दीजिए, आपको मुझसे कोई प्यार व्यार नहीं। आप जाइए। अजय मुंह फुलाकर उसकी तरफ पीठ करते हुए बोला। आरोही अपने कुछ सामान बिस्तर से उठाते हुए उसके कमरे से बाहर जाने लगी, क्योंकि नंदी ने कहा था कि आज की रात आरोही को आयुषी के कमरे में सोना है और सुबह नहाने के बाद अपने कमरे में जाना है। अच्छा सुनिए ना। दरवाजे के पास खड़ी आरोही अजय की तरफ देखकर बोली, जो उसकी तरफ पीठ किए हुए खड़ा था। अजय उसकी आवाज पर भी नहीं पलटा और नाराज हो अपने कमरे की खिड़की के पास जाकर खड़ा हो गया। आरोही कमरे में वापस आ, अपने सामान बिस्तर पर रख, अजय के पास आ, पीछे से उसको गले से लगाते हुए धीरे से बोली, आज मैं उसी के रूम की बालकनी से चांद को देखूंगी। यह कहकर आरोही उसकी पीठ को चूमकर कमरे से चली गई। उसके कमरे से जाते ही अजय के चेहरे पर मुस्कान आ गई और वह अपने माथे को खुजाने लगा। सबके सोने के बाद अजय दबे पांव आयुषी के कमरे में आया, जिसका दरवाजा उसे छूते ही खुल गया। शायद आरोही ने उसके आने के लिए ही दरवाजे को लॉक नहीं किया था। कमरे में आते ही उसने दरवाजा बंद किया और बिस्तर की तरफ देखा, जहाँ बीवी अपने ब्लैंकेट को फेंक कर आयुषी के ऊपर अपने दोनों पैरों को रखकर सोई थी। उसे देख अजय के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। बीवी अक्सर ऐसे ही सोया करती। जब भी अजय उसके पास सोता तो भी बीवी नींद में उसके ऊपर अपने दोनों पैरों को रखकर घूम जाया करती। अजय ने उसके पास आकर उसे ठीक से सुलाया और उसके सर को चूम लिया। आई लव यू मेरा बच्चा। अजय धीरे से उसके सर पर हाथ फेरते हुए बोला। एक नज़र आयुषी को देख उसके भी सर पर हाथ रख दोनों को ठीक से ब्लैंकेट से उड़ाकर बालकनी की तरफ बढ़ गया। बालकनी की रेलिंग को पकड़े आरोही चांद को गहराई से देख रही थी। वहीं उसके पीछे अपने दोनों हाथों को अपने सीने पर बांधे हुए अजय उसे और कितना देखेंगे अजय जी। 10 मिनट से ऊपर हो गया था जब अजय ने उसे कोई आवाज नहीं दी और एकटक उसे देखता रहा। तब आरोही बिना पीछे मुड़े ही उसके सीने पर अपनी पीठ टिकाकर बोली। अजय ने मुस्कुराते हुए आरोही के पेट के आसपास अपनी बाहों का कसाव किया। आप अपने चांद को देखिए और मैं अपने चांद को। आरोही के लब मुस्कुरा दिए और उसने अपने हाथों को अजय के हाथों के ऊपर रख दिया, जो उसके पेट पर थे। आरोही ने अपनी आंखें बंद कर लीं और उसके हाथों को पकड़कर रखा। अभी भी उसकी पीठ अजय के सीने से लगी हुई थी। वहीं अजय की नजरें अभी भी आरोही के चेहरे पर टिकी हुई थी। अजय उसे अपनी बाहों में समेटे खड़ा उसे एकटक देख रहा था। लंबी खामोशी के बाद अजय ने उसके कंधे पर अपनी ठुड्डी टिकाते हुए कहा, सुकून सा रूह में उतर रहा, तेरी खुशबू मेरी सांसों में है। ऐ वक्त जरा ठहर जा, मेरा इश्क मेरी बाहों में है। आसमान का चांद फीका लग रहा है, मेरा चांद जो मेरी बाहों में चमक रहा है। सुन सको तो सुनो मेरी धड़कनों की आवाज, राब्ता राब्ता तुमसे कुछ कह रहा है। यह कह अजय ने धीमे से उसके कंधे को चूम उसके कंधे पर अपना सर रखकर अपनी आंखें बंद कर लीं। अजय जी। आरोही की आवाज पर अजय ने अपना चेहरा उठाया और उसके चेहरे को देखने लगा। आरोही ने उसके हाथों की पकड़ को थोड़ा सा खुद पर से ढीला कर उसकी तरफ पलट उसके चेहरे को प्यार से देखने लगी। क्या है ये प्यार? क्यों करते हो आप मुझसे इतना प्यार? आप हर बार मुझे कहते हैं कि आपको मुझसे हर दिन थोड़ा सा ज्यादा प्यार हो जाता है। मैं आपको हर दिन अलग लगती हूँ। आपको हर दिन मुझ में कुछ नया दिखता है। पर एक बात सच कहूँ, मैं हर दिन महसूस करती हूँ कि आपका प्यार सच में ज्यादा होता है। आपकी नज़रों में जब भी देखती हूँ तो मुझे रोज खुद में नयापन नजर आता है। क्या सच में कोई किसी से इतना प्यार कर सकता है? आखिर कैसे और क्यों? आरोही अजय की आंखों में देख रही थी। अजय की भी नजरें एक पल के लिए भी उसकी नजरों से नहीं हटी। उसने मुस्कुराते हुए उसकी हथेली थाम बाहर रखे काउच पर बैठ उसे अपनी गोद में बिठाया और बाहर रखे ब्लैंकेट से दोनों को कवर किया। मार्च के शुरुआती सप्ताह चल रहे थे, जहाँ रात होने पर
अभी भी मौसम में नमी थी और बालकनी में अच्छी खासी ठंड लग रही थी। अजय ने ब्लैंकेट से अच्छी तरह से दोनों को कवर किया हुआ था और अपनी बाहों से आरोही को कसकर पकड़ा हुआ था। आरोही उसके कंधे पर सर रखे हुए अपने पैरों को समेटकर उसकी गोद में बैठी थी। प्यार, मुझे इस सब का मतलब नहीं पता, पर आपके लिए जो है उस चीज को मैं किसी भी एक शब्द में कभी बता नहीं पाऊंगा। जिस दिन आप पहली बार नजरों में आई, मेहंदी से भरे हाथ, कलाई पर बजती वो लाल चूड़ियां, मंडप की तरफ बढ़ते आपके हर कदम के साथ मेरे दिल की धड़कनें बेतासा धड़क रही थी। आज भी जब सुबह मेरी आंख खुलती हैं तो आप मेरी नज़रों के सामने आती हैं, तो मेरा दिल कुछ पल के लिए धड़कना भूल जाता है, जैसे पहली दफ़ा आपको देखा था तब हुआ था। जरा सुनिए मेरी धड़कनों को, ये आपके करीबी से किस तरह धड़कती हैं। आप जब मेरी बाहों में होती हैं तो अजीब सा सुकून होता है। ऐसे लगता है कि ये पल बस कभी ख़त्म ही ना हो। आज जब मम्मी ने कहा कि आप मुझसे दूर अलग कमरे में सोएंगी, तो मुझे एक अजीब सी बेचैनी होने लगी। इसका मतलब आप ये मत समझना कि मुझे फिजिकली आपकी ज़रूरत है। नहीं आरोही, कभी नहीं। मानता हूँ एक पति पत्नी के बीच ये सब ज़रूरी है, पर मेरे लिए आप ज़रूरी हैं। मैं आपको बिना छुए पूरी ज़िंदगी रह सकता हूँ, पर आपको देखे बिना अब एक दिन भी नहीं रह सकता। जब तक घर में हूँ, मुझे आप मेरी नज़रों के सामने चाहिए। ज़िंदगी में फाइनेंशियल भी स्ट्रांग होना होता है, इसलिए अपनी ज़िंदगी के उन कुछ घंटों को मैं आपके बिना बिता लेता हूँ, पर उन चंद घंटों के अलावा मैं आपसे दूर कभी नहीं रहना चाहूँगा। हो सकता है मैं आपको बहुत सेल्फिश लगूँ, पर आपसे एक बात कहना चाहूँगा। आरोही अजय के चेहरे को देखने लगी। मैं आपको कभी भी आपके मायके रहने के लिए नहीं भेजूँगा। आप मेरे साथ जाएँगी और मेरे साथ आएँगी। अगर आपको वहाँ रुकना होगा तो मैं छुट्टी ले लूँगा, पर आपसे अलग, आपसे दूर मैं नहीं रह सकता। मेरी हर सुबह आपके होठों की खिलती हुई मुस्कुराहट से और हर रात आपकी पनाहों में गुजर जाए। अब इसके अलावा कोई ख्वाहिश नहीं करता मैं। आरोही की आंखें भर आईं। एक यही चीज़ मेरे दिल को बहुत चुभती है। आरोही की आंखों के कोरों को अपने अंगूठे से पोंछते हुए अजय ने कहा। आरोही हल्का सा मुस्कुरा दी। आप गाना गाते थे? आरोही के सवाल पर अजय आश्चर्य से उसे देखने लगा। वह आज मैं जब कबर्ड में आपके सामान जमा रही थी, तो नीचे वाली दराज पर आपके कुछ सर्टिफिकेट और ट्राफियाँ थी। सॉरी, आपकी परमिशन के बिना ही देख ली। आप मेरी सभी चीज़ों को मेरी परमिशन के बिना देख सकती हैं। मेरी हर चीज़ पर आपका हक है, यहाँ तक कि मेरी सांसों पर भी। अजय ने उसके सर को चूमा और उस पर अपनी बाहों को कसकर बोला, आप मेरे लिए कुछ गाएंगे? कुछ ऐसा जो आपके दिल के जज्बात में मैच हो। मैं भी तो देखूं कितना अच्छा गाते हैं आप। आरोही मुस्कुराकर अपनी भौहों को उचकाकर बोली। वैसे मुझे इसके बदले क्या मिलने वाला है? अजय ने मुस्कुराकर शरारत भरे अंदाज में पूछा। पूरी की पूरी आरोही आपकी, जो सिर्फ और सिर्फ आपकी है। मेरे पास तो ऐसा कुछ नहीं जो मैं आपको दे सकूं। फिर भी आरोही उसके करीब आई और उसके गाल पर दबाव के साथ अपने लब रख दिए। यही तो मेरे लिए बहुत है, अजय ने एक बार फिर उसके सर को चूमते हुए कहा और उसकी आंखों में देख गुनगुनाने लगा। अजय ने आरोही की हथेली थाम उसकी उंगलियों में अपनी उंगलियां उलझा ली और एक हाथ से उसकी कमर को पकड़े हुए रखा। वह अब भी उसकी आंखों में देख रहा था। आरोही उस गाने की एक एक लफ्ज से अजय के जज्बात समझ रही थी। आरोही की आंखें भर आई थी। वह अजय के सीने से लग अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि अब अगर वह अजय की आंखों में देखती तो उसकी आंखें भर जाती और अजय उसे इस तरह देख परेशान हो जाता। आरोही को लगने लगा कि अजय के लफ्ज उसके हैं। वो खुद भी अब अजय के लिए वही महसूस करती थी। उसके करीब होने पर जो सुकून उसकी रूह को मिलती, वह कहीं भी नहीं था। उसने अपनी हथेली को देखा जिस पर अजय ने अपनी उंगलियां फंसाई थी और उसका दूसरा हाथ अजय की कमर से होते हुए उसकी पीठ पर थे। आरोही ने अजय की हथेलियों को, जो उसकी हथेली में फंसी हुई थी, अपने होठों से छू लिया और उसके सीने पर सर रखकर आंखें बंद कर लीं। अजय के खामोश होने पर भी कोई आवाज़ नहीं आने पर अजय ने अपने सीने से लगी आरोही को देखा, जो सुकून से सो गई थी। गहरी सांस ले अजय उसके चेहरे को देखने लगा। साफ दूध जैसा गोरा रंग था आरोही का, बेदाग भरा हुआ गोल चेहरा। उस गोल चेहरे पर छोटी सी नाक, बड़ी बड़ी कत्थई आंखें, जिस पर लंबी घनी पलकें। वो हमेशा मोटा काजल लगाती, जो रात में चेहरा साफ करने के बावजूद उसकी आंखों में हल्की सी लगी होती थी। उसके होंठ गहरा गुलाबी था। शुरू शुरू में तो अजय को यही लगता
कि वह लिपस्टिक लगाई है, जबकि उसके पास उस वक्त कुछ भी मेकअप का सामान नहीं था। उसके सीधे गाल के बीच में एक सरसों के दाने जितना काला तिल था। शायद कुदरत ने ही उसे नजर न लगने के लिए काला टीका लगाया था। वह थी ही इतनी खूबसूरत, चेहरे पर प्यारी सी मुस्कुराहट और मासूमियत। उसे देखकर कोई भी नहीं कहता कि वह 7 साल की बच्ची की माँ है। वह कहीं से भी 30 साल की नहीं लगती थी। दुबली पतली नाजुक सी आरोही को देखकर कोई भी नहीं कहता कि वह 20-22 साल से बड़ी होगी। आप सुकून है मेरा आरोही, मेरे बेकरार सी रूह का करार, मेरे बेचैन दिल को चैन देने वाली। आपको पता है आरोही, अखिल भैया की शादी में आपको देखने से पहले ही मेरा दिल बेचैनी से धड़कने लगा था। वह पहली दफ़ा था, मुझे समझ ही नहीं आया कि क्या हो रहा है। मैंने चारों तरफ अपनी नज़रों को घुमाया, पर कहीं भी मेरे दिल को चैन नहीं मिला। जैसे जैसे आप मंडप की तरफ बढ़ रही थी, मेरी नज़रें घूंघट में छुपे आपकी घनी पलकों पर गईं और दिल धड़कना ही भूल गया। एहसास था कि मैं गलत हूँ, सिर्फ दुनिया की नज़रों से ही नहीं, अपनी नज़रों से भी। पर क्या करता, दिल तो दिल है, यह तो जिस पर रुक गया तो उसी पर रुक गया। फिर हम चाहे कुछ भी करें, उस दिन से सिर्फ आप ही इस दिल में हो। बहुत कोशिश करने के बाद भी आपकी जगह किसी को नहीं ला पाया। मुझे आपसे प्यार नहीं आरोही, मुझे आपसे इश्क है, जिसकी कोई हद नहीं होती, जिसका कोई दायरा नहीं होता, जो अपने लिए कुछ नहीं चाहता, बस जो जिससे हो जाता है तो वह उसकी रूह में उतर जाता है। फिर वो इस हर सांस में महकता है, हर धड़कन में धड़कता है, रगों में खून सा बहने लग जाता है। अजय आरोही के चेहरे को देख खुद से बोल रहा था। उसने हवा की वजह से उसके बाल जो उसके चेहरे पर आ गए थे, उसे समेटकर उसके कानों के पीछे किया और उसके माथे को गहराई से चूम लिया। आप मेरी बाहों में हैं आरोही, बस इससे ज़्यादा की चाहत कुछ नहीं। अजय का गला भर आया और आंखों में नमी आ गई। उसने आरोही और खुद को ब्लैंकेट से अच्छी तरह से ढका और उसे अपनी बाहों में समेटकर काउच पर से टिका आंखें बंद कर लीं। शायद यह वह पल था जिसे अजय ने कभी ईश्वर से मांगा हो या सपने में जिया हो। कहते हैं जिन खुशियों की कल्पना भी हम नहीं करते, और अगर वही खुशियां हमारे दामन में आ जाएं तो ऐसा लगता है बस इससे ज़्यादा कुछ नहीं। और अजय के लिए ये पल वही थे। सुबह जब आरोही की आंखें खुली तो खुद को उसने अजय के आगोश में पाया। उसकी अलसाई सी आधी खुली आंखें अजय का चेहरा देखते ही पूरी तरह खुल गईं और उसके होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई। गहरी नींद में अजय काउच पर सिर टिकाए हुए सोया था और आरोही उसकी गोद में थी। अभी भी दोनों की हथेली की उंगलियां आपस में उलझी हुई थी और अजय ने दूसरे हाथ से मजबूती से आरोही को पकड़ रखा था। वह ध्यान से उसके चेहरे को देख रही थी। आरोही ने कभी भी उसे ध्यान से नहीं देखा था, क्योंकि जब भी अजय उसके करीब होता वह उसकी नज़रों की तपिश को सह नहीं पाती थी और हमेशा ही उसकी पलकें झुक जाती। आज वह उसके बेहद करीब थी और अजय गहरी नींद में सुकून से सोया था। शायद उसका सुकून उसकी बाहों में था, इसलिए वह उसे अपने आगोश में जकड़े आराम से सो गया। गेहुआ रंग पर हल्का सा लंबा चेहरा, तीखी नाक, ट्रिम बियर्ड। वह हमेशा ही अपने बियर्ड ट्रिम करता, क्योंकि उसे क्लीन शेव पसंद नहीं था। उसके घने लंबे भूरे बाल हमेशा हल्के से माथे पर बिखरे होते। व्यवहार की शालीनता उसके चेहरे पर भी नजर आती। उसका चेहरा हमेशा ही शांत दिखता। उसके चेहरे को एकदम ध्यान से देखते हुए आरोही कब उसके चेहरे के बहुत करीब आ गई, उसे एहसास ही नहीं हुआ। उसने हल्के से उसके बालों को उसके माथे से हटाया और उसके चेहरे के करीब जाकर उसकी ठुड्डी को अपने लबों से छू लिया। आरोही उसकी गोद में थी और अजय के माथे या गाल को चूमने के लिए उसे उसकी गोद से उठना पड़ता, जो इस वक्त उसे मंजूर नहीं था। अजय, जो आरोही की नींद खुलते ही जाग गया था, पर उसने अपनी आंखें नहीं खोली थी। उसने अपनी बंद आंखों से ही आरोही की हथेली को, जो उसकी हथेली में फंसे हुए थी, उसे अपने सीने पर दिल वाली जगह पर रख लिया। आरोही उसकी धड़कनों को महसूस कर रही थी, जो इस वक्त बेतहाशा धड़क रही थी। उसने आंखें बड़ी करके अजय की तरफ देखा। अजय ने अपनी आंखें खोली और अपनी अलसाई नजरों में आरोही का चेहरा भरने लगा। तभी आरोही को महसूस हुआ कुछ पल के लिए अजय की धड़कनें रुक सी गई हैं। यह महसूस होते ही आरोही की सांसें तेज चलने लगीं और धड़कनें बेतहाशा धड़कने लगीं। उसकी आंखों के कोर गीले हो गए। अजय यूं ही नहीं कहता कि उसे देखकर उसकी धड़कन आज भी रुक जाया करती है, जैसे पहली बार हुआ था। यह सच था और ये आज आरोही ने खुद महसूस किया था।
अपने लिए उसका प्यार वह संभाल नहीं पाई। उसकी आंखों से आंसू की एक लहर उसके गालों पर बह आए और वह अजय के सीने से लग उसके टी शर्ट को अपनी मुट्ठियों में बीच सिसक सिसक कर रोने लगी। अजय ने उसे चुप नहीं कराया, क्योंकि वह जानता था इस वक्त आरोही क्या महसूस कर रही है। फिर भी ना चाहते हुए भी अजय की आंखों में भी आंसू भर आए और भरी आंखों से भी उसने मुस्कुराते हुए आरोही के सर को चूमा। कुछ देर बाद जब आरोही का रोना कम हुआ और रोते हुए उसकी हिचकी बन गई, तो अजय ने अपने लोअर के पॉकेट से एक छोटी सी सिंदूर की डिब्बी निकाली और उसकी मांग में भरते हुए कहा, हे जान, हैप्पी होली। आरोही ने उसका चेहरा पकड़ खुद के माथे से लगाया, जिससे उसकी मांग का सिंदूर अजय के माथे पर लग गया। हैप्पी होली मेरे हमसफर। और उसने उसके बाएं गाल को अपनी हथेली से पकड़कर उसके दाएं गाल को अपने अंगूठे से छू लिया। मम्मा से डांट पड़ जाएगी। उनके उठने से पहले मैं कमरे में चला जाता हूँ। अजय उसे अपनी गोद में उठा कमरे की तरफ आते हुए बोला, अब आप नहीं कह सकते कि आप अपनी पत्नी के बिना नहीं रह सकते। आरोही उसके गले में अपनी बाहें डाल शरारत से बोली, ओके, मैं कह दूंगा। तो फिर चलो तुम हमारे कमरे में। अजय उसे लेकर दरवाजे की तरफ बढ़ते हुए बोला, ओए बदमाश, उतारो मुझे, मैं नहाकर आती हूँ। आरोही उसके सीने पर मारते हुए बोली, है, सासू माँ से झूठ बोलोगी? रात भर तो तुम अपने पति के साथ थी और अब ऐसे? उसे अपनी गोद से उतार। अजय अपने मुंह को अपनी हथेली से बंद करते हुए बोला। वह आरोही को चिढ़ा रहा था। अजय जी, तंग मत कीजिए। अभी तंग कहाँ किया है मैडम, आप कहो तो करूं। अजय उसे कमर से पकड़ अपनी तरफ खींचते हुए बोला, जी नहीं, आप अभी कमरे में जाएंगे और मेरे आते तक नहाकर रहेंगे, वरना मम्मी जी मुझे कमरे में नहीं आने देंगी। इसलिए अब आप जाइए। आरोही उसके हाथ को अपनी कमर से छुड़ाकर उसे दरवाजे की तरफ धक्का देते हुए बोली, अच्छा ठीक है, जा रहा हूँ, पर सिर्फ 15 मिनट। अगर आप 14 मिनट में कमरे में नहीं आई तो मैं यहाँ वापस आ जाऊँगा। फिर आपको अपनी गोद में उठाकर हमारे कमरे में ले जाऊँगा। उसके बाद चाहे मम्मी देखें या पापा, आई डोंट केयर। अजय कमरे से बाहर की तरफ जाते हुए बोला। अजय जी, आरोही गुस्से से धीमी आवाज में बोली। 13 मिनट? अजय दरवाजे तक पहुँच कर बोला, सुनिए ना, 12 मिनट। आरोही धीमे से मुंह बनाते हुए अपना पैर पटकी। आरोही की आंखें बड़ी बड़ी हो गईं। उसने झट से सोफे पर रखे अपने कपड़ों को लिया, जो रात में ही वह अपने कमरे से लाई थी, और बाथरूम की तरफ भागी। तभी दरवाजे पर खड़े अजय ने उसे धीरे से आवाज देकर कहा, 10 मिनट, उससे ज्यादा नहीं। आरोही गुस्से में बाथरूम का दरवाजा बंद कर दी। आरोही जैसे ही अपने कमरे में आई, उसी वक्त अजय नहाकर टॉवल से अपने बाल पोंछते हुए बाथरूम से बाहर आ रहा था। उसने इस वक्त नीचे लोअर पहन रखा था, पर उसका धड़ पूरी तरह से निरावरण था, जिसे देख आरोही झट से पलट गई। सॉरी, बड़ी जल्दी आ गई आप, अभी तो 1 मिनट बचा था। वह उसकी पीठ देखते हुए बोला, जो उसके गीलों बालों की वजह से भीगी हुई थी। उसके बालों से अभी भी पानी टपक रहा था। सर्दी लग जाएगी। अजय ने उस टॉवल से जिससे वह बाल अपने पोंछ रहा था, आरोही के बालों को पोंछते हुए कहा, अजय जी, पहले आप टी शर्ट पहन लीजिए ना। अच्छा, मेरी वाइफ को शर्म आ रही है। अजय उसके सामने आकर खड़ा हो गया। वह आरोही शर्माते हुए मुस्कुराई और अपना चेहरा झुका ली। हक है आपका, देख सकती हैं। वह उसकी ठुड्डी पकड़कर उसका चेहरा ऊपर करते हुए बोला। आरोही की नजरें उस पर जम गईं। फिट कसरती बदन, जिस पर अभी भी पानी की कुछ बूंदें रुकी हुई थी। उन दोनों के बीच की शारीरिक दूरी तो खत्म हो गई थी, और बीते 10 दिनों में वे कई दफा एक दूसरे के करीब आ गए थे। पर अजय आरोही की सहजता के लिए हमेशा ही कमरे की लाइट बंद कर देता। आरोही खोई हुई सी एकटक उसे देख रही थी। इस तरह देखेंगी तो कैसे कंट्रोल करूंगा वाइफी। अजय उसके गाल पर उंगली चलाते हुए बोला। आरोही शर्माकर एक बार फिर अपना चेहरा नीचे झुका दी। आप इजाजत दें तो कुछ मीठा चख लूं? अजय उसके होठों को अपने अंगूठे से रगड़ते हुए बोला। जी नहीं, और हटिए सामने से, मुझे तैयार होने दीजिए, नीचे कान्हा जी को तिलक करना है। आरोही उसे आंखें दिखाते हुए बोली। तो जाइए, मैंने कहाँ रोका है, वो तो आप खुद ही मुझ में खो गई थी। अजय ने शरारत से अपने दोनों हाथ अपने सीने पर बांध मुस्कुराते हुए उसे देखकर कहा। आरोही उसकी साइड से निकलकर जाने लगी। तभी उसकी साड़ी की प्लेट अजय के पैरों पर दबी होने की वजह से
उसकी साड़ी खुलकर नीचे गिर गई। दरअसल वजह के कहने की वजह से हड़बड़ाहट में साड़ी को यूं ही पहनकर आ गई थी, कहीं से भी पिनअप नहीं किया था। उसी समय अजय भी उसे परेशान करने के लिए अनजाने में उसका आंचल पकड़ा, जो पिन न लगे होने की वजह से उसके सीने से लुढ़क गया। अजय ने जैसे ही उसे देखा, मैं तुरंत दूसरी तरफ पलट गया। सॉरी, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी। मैंने सच में जानकर नहीं किया। सॉरी, मैं आपको परेशान नहीं करना चाहता था। मैं पीछे मुड़े हुए ही बोला। आरोही, जो अपनी साड़ी खुलते ही उसे पकड़कर अपने सीने पर लगा चुकी थी, उसे इस तरह देख साड़ी छोड़ उसके सामने आई। हक है आपका, आप देख सकते हैं मुझे। अजय, जिसका सर अभी तक झुका हुआ था, उसने वैसे ही पलटकर वह साड़ी उठाई और उसे आरोही पर लपेटते हुए बोला, मुझे ऐसा कोई हक नहीं चाहिए जो आपको कंफर्ट जोन से बाहर हो। मैं बालकनी पर हूँ, आप साड़ी पहन लीजिए, फिर आवाज़ लगा दीजिएगा। और वह अपनी झुकी नज़रों से ही बालकनी में जा वहाँ का दरवाज़ा बंद कर दिया। ये देख आरोही के होठों पर मुस्कान सज गई थी। कुछ देर में आरोही की आवाज़ पर वह अंदर गया, फिर दोनों तैयार होकर नीचे आ गए। हैप्पी होली मम्मा। हैप्पी होली पापा। अजय अपने मम्मी पापा के पैर छूते हुए बोला। उसके पीछे से आरोही ने भी दोनों के पैर छुए। तुम दोनों पहले जाकर कान्हा जी को रंग लगा दो, उसके बाद होली खेलना। नन्ही ने आरोही से कहा तो वह हाँ में सिर हिलाते हुए घर के मंदिर की तरफ चली गई। कान्हा जी को रंग लगाने के बाद उन्होंने अविनाश और नन्ही को तिलक कर उनका आशीर्वाद लिया। अजय ने एक बार फिर रंगों से आरोही की मांग सजा दी। आरोही रसोई में चली गई और फिर पूरा दिन उसका मेहमान नवाजी और घर आए मेहमानों के साथ होली खेलने में बीता। बीवी तो आयुषी के साथ पूरा दिन रंग से नहाती रही। आरोही बेटा, तुम भी जाकर नहा लो और थोड़ा आराम कर लो, सुबह से लगी हुई हो। मैं भी फ्रेश होती हूँ और अब आराम करूँगी। 4 बज गए थे। नन्ही और आरोही घर आए मेहमानों की वजह से थोड़ा भी आराम नहीं कर पाए थे। अब जाकर जब वे इन सभी चीज़ों से फ्री हुए, तब नन्ही ने कहा, हाँ जी मम्मी जी। आरोही रसोई को समेटते हुए बोली। सब चीज़ों से फ्री होकर आरोही जैसे ही अपने कमरे में आई, दरवाजे के पीछे खड़े अजय ने दरवाज़ा बंद कर उसे पीछे से अपनी बाहों में ले लिया। मुझे कब रंग लगाएंगी आप? अभी। आरोही उसकी तरफ पलटी और अपनी हथेलियों में पकड़े रंग को उसके दोनों गालों पर लगाते हुए बोली, मतलब आपको पता था कि आप मुझे रंग नहीं लगाई हैं? जो मेरी जिंदगी का रंग है, उसे ही मैंने रंग नहीं लगाया तो पता नहीं होगा। मुझे आपके साथ होली खेलनी थी, पर आप तो रसोई में ही बिजी हो गईं। अजय अपने गाल से उसके गाल पर रंग लगाते हुए बोला, तो अभी खेल लीजिए, किसने मना किया है? आप थक गई होंगी। उसने अपने दूसरे गाल से आरोही के दूसरे गाल को छूते हुए कहा। हाँ, ये भी है। अब मुझे नहाने दीजिए, बहुत अजीब सा लग रहा है। आरोही खुद की कमर से उसके बाजू को छुड़ाते हुए बोली, हाँ ठीक है, आप नहा कर आइए, फिर मैं नहाऊंगा। अजय उसे छोड़ते हुए उदास सा बोला। आरोही अपने चेहरे पर शरारती मुस्कान लिए बाथरूम की तरफ बढ़ गई। 5 मिनट बाद आरोही ने बाथरूम से अजय को आवाज़ दी। अजय जी सुनिए ना, मैं टॉवल लाना भूल गई, प्लीज़ पास कर देंगे क्या? हाँ देता हूँ। अजय कवर से टॉवल निकाल बाथरूम के दरवाजे को नॉक किया। आरोही दरवाजे को हल्का सा खोल अपना चेहरा निकाल अजय को देखी, जो अपना चेहरा दूसरी ओर किए टॉवल को दरवाजे की तरफ बढ़ाए खड़ा था। उसने अजय के हाथ को पकड़ा और उसे बाथरूम के अंदर खींच लिया। हैप्पी होली। क्या? अजय के मुंह से कुछ निकलने वाला था कि उससे पहले ही आरोही ने एक मग रंगीन पानी उस पर उड़ेल दी। अजय आश्चर्य से उसे देखने लगा। तभी आरोही ने एक और मग पानी उस पर डाल दिया। अजय ने उस छोटे से टब को उठाया जिसमें आरोही ने रंग मिलाया हुआ था और उसे आरोही पर पलट दिया। बदमाश, मुझे नहीं पता था आप इतनी शैतान हो। अभी तो शैतानी शुरू की है। आरोही अपने हाथ में रंग का पैकेट को दिखाते हुए बोली, ये कहाँ से आया? मैं तो सिर्फ गुलाल लाया था, वरना बेटू पूरी लाल बंदर बन जाती। कहीं से भी आया हो। आरोही अजय की तरफ कदम बढ़ाते हुए बोली। आरोही, नहीं, आप इसे नहीं लगाएंगी। आरोही अभी भी अपने होंठ पर मुस्कान सजाए उसकी तरफ कदम बढ़ा रही थी। मैंने कहा ना नहीं। अजय पीछे होते हुए बोला। मैं अपने होंठों को अपने दांत से दबा अपनी हंसी रोकी हुई अजय के करीब आई और उस पूरे रंग को जैसे ही उस पर डालने के लिए अपना हाथ उठाया, अजय ने झटके से उसका हाथ पकड़ उसकी पीठ से लगा
उस रंग को उससे छीन लिया। अजय जी दीजिए ना। आरोही उसके हाथ से उस पैकेट को लेने की कोशिश करते हुए बोली। बहुत बदमाशी सूझ रही है। अब कुछ मस्ती मैं करूं? अजय उसके हाथ को उसकी पीठ पर मरोड़े हुए उसके कान में धीरे से बोला और उसके कान को चूम लिया। उसने अपनी जेब से सिंदूरी लाल रंग का गुलाल निकाला और उसे झटके से पीछे मोड़ खुद से सटा लिया। अब आरोही की पीठ अजय के सीने पर थी। अजय ने अपने एक हाथ से उसके एक हाथ को पकड़ उसके पेट पर रखा था और एक हाथ पर अभी भी गुलाल का पैकेट था। उसने उस गुलाल के पैकेट को अपने दूसरे हाथ पर रखा जो आरोही के पेट के पास थे और उसमें से थोड़ा सा गुलाल अपनी उंगलियों से लेकर आरोही की गर्दन से कंधे तक धीरे से लगाते हुए कहा, मेरे प्यार को मेरे साथ पहली होली मुबारक हो। आरोही की आंखें शर्म से बंद हो गईं। होठों पर हया से भरी मुस्कान ठहर गई और उसने अपना चेहरा थोड़ा सा बाईं ओर मोड़ लिया। अजय ने फिर थोड़ा सा रंग लिया और आरोही के बाजू से कलाई तक रंग लगाते हुए मधोसी से कहा, मेरे सुकून को रंगों का यह त्योहार मुबारक। अजय ने फिर थोड़ा सा रंग लिया और आरोही की साड़ी से झांकती हुई कमर से पेट पर रंग लगाते हुए नसीली आवाज में कहा, मेरी जिंदगी को यह रंग मुबारक। अजय ने उसे झट से पलटकर बाथरूम की दीवार से लगाया और उसके गाल पर रंग लगाकर उसके होठों पर एक प्यारा प्यारा सा छोटा सा किस करने के बाद उसकी ठुड्डी पकड़ उसका चेहरा देखने लगा जहां आरोही की आंखें अभी भी बंद थीं। मेरे जीवन को खुशियों से रंगने वाली को हर रंग मुबारक। आरोही ने अपनी आंखें खोली जहां अजय अभी भी अपनी गहरी नजरों से उसे देख रहा था। उसने उसके शर्ट के कॉलर को पकड़ खुद की तरफ झुकाया और उसके होठों पर अपने होठ रख दिए। एक लंबी प्यार भरी किस करने के बाद वह उससे अलग हुई और उसकी नजरों में देखते हुए सोखी से बोली, आपको जीवन की हर मिठास मुबारक। अजय ने हाथ से वॉशरूम की लाइट ऑफ किया और एक बार फिर उसकी तरफ झुक उसे अपने प्यार के रंग में रंगने लगा। अरे वाह, मेरी लाडो तो पूरी तरह साफ दिख रही है। तुम्हारा रंग तो पूरा निकल गया। अविनाश बीवी को अपनी गोद में लेते हुए बोले, दादू मुझे पापा ने नहलाया था और वह भी सॉफ्टी सॉफ्टी से, फिर अच्छे से पूरे चेहरे पर मलाई भी लगाया। कितना होली खेली है आपकी लाडली मेरी सारी सहेलियों के साथ। आयुषी अजय को देख बोली। हाँ, और तेरी सारी सहेलियां मेरे बच्चे को बंदर बना दिए थे। भाई बंदर, आपकी बेटी कोई कम नहीं है। पता है सबके रंग लेकर उन्हीं को रंग लगा देती थी। और पापा, मिश्रा अंकल से पूछना, इस शैतान ने उन्हें 5 बैलून से मारे हैं। कल आएंगे वो इसकी शिकायत लेकर। उसकी क्या कंप्लेन कर रही हैं? तुम भी तो वैसी ही हो। अविनाश बीबी को दुलारते हुए बोले। हाँ ना दादू, वो छुटकू मुझे बैलून मारता था और जब मैं बैलून फेंकती तो वो वाले दादू ना वो छुटकू को अपने पीछे छुपा देते थे, इसलिए सारे बैलून उनको लगते थे। बीबी भी अपना बचाव करते हुए अविनाश से बोली, ओए ज्यादा झूठ मत बोल। शुरू किसने किया? आयुषी अपनी आंखें छोटी कर बीबी को घूर कर देखी। पापा, बीवी रोनी सी सूरत बनाकर अपने पापा की तरफ देखकर बोली। आयुषी, होली है, मस्ती नहीं करेगी तो क्या करेगी? अजय बीवी के लिए जानबूझकर आयुषी को थोड़ा डांटते हुए बोला। पापा की चमची। आयुषी बीवी को देखकर जीभ दिखा दी। पापा देखो ना, बुआ मुझे चिढ़ा रही हैं। बीवी मुंह फुलाकर अविनाश की गोद से उतर अजय की गोद में बैठते हुए बोली। मेरा बच्चा। अजय ने उसे चूम अपने बगल वाली चेयर पर बैठाया और उसे खाना खिलाने लगा। मम्मी, कल हम मम्मी जी पापा जी से मिलने जा रहे हैं। अजय ने खाना खाते हुए नन्ही को बताया। आरोही जो खाना परोस रही थी उसके हाथ रुक गए और वह अजय के चेहरे को देखने लगी। अजय मुस्कुराते हुए उसे देखा, फिर नन्ही की तरफ देखने लगा। हाँ ठीक है, पर कल तुम्हारा ऑफिस? मैंने 2 दिनों की छुट्टी ली है। ठीक है, कल कितने समय निकलोगे? हम सुबह से ही निकल जाएंगे मम्मी। आप कहाँ जा रहे हो पापा? मैं भी आपके साथ जाऊंगी। बीवी का चेहरा रोने जैसा हो गया था और वह वापस अजय की गोद में बैठकर उसके गले में बाहें फंसा उससे चिपक गई। मैं नहीं, आप भी जा रहे हो? कल हम मेरी लाडो के नानी के घर जा रहे हैं। मैं नानी के घर जाऊंगी? बीवी खुश होकर चिल्लाई। नन्ही महसूस कर रही थी कि बीवी आरोही से ज्यादा अजय के करीब हो गई है। अजय से दूर जाने के नाम पर ही वह सब कुछ भूलकर उससे चिपक गई। बीते 2 दिनों में जब से वे लोग इस घर में आए थे
बीबी का अजय से जुड़ाव वह हर बातों में देख रही थी। जहाँ कुछ देर पहले अजय बीबी को खाना खिला रहा था, वहीं अब बीबी अपने नन्हे हाथों से अजय को खाना खिला रही थी और लगातार अपने होली के किस्से अपने पापा को सुना रही थी। नन्ही ने ध्यान दिया कि बीबी रोज रात में खाते हुए अपने पूरे दिन की गई शरारतें अजय को सुनाती, चाहे उसमें उसकी गलती क्यों ना हो। यह देखकर नन्ही के होठों पर बड़ी सी मुस्कान आ गई और उसके मुंह से अनायास ही हल्की सी आवाज निकली, पापा की बेटी। अजय जी, आपने अचानक फैसला कर लिया, मुझे बताया क्यों नहीं? आरोही कमरे में आते ही अजय से बोली। आरोही, मैंने बीबी को प्रॉमिस किया था कि हम सैटरडे संडे चलेंगे, पर सैटरडे संडे मिस हो गया। कल चलते हैं। वैसे भी अभी ट्रेजरी ऑफिस में भी ज़्यादा काम नहीं है, फिर त्योहार होने की वजह से लगभग आधा स्टाफ छुट्टी पर रहेगा। पर हम यूं ही अचानक नहीं जा सकते, फिर वहाँ हम बाद में चलते हैं ना। आप कोशिश कीजिए, अगर कहीं से पापा मम्मी या काजल का नंबर मिल जाए। एक बार बात हो जाती और हम वहाँ जाते तो बात अलग थी, पर आरोही के चेहरे के साथ ही बातों में भी परेशानी झलक रही थी। क्या हुआ? आप परेशान लग रही हैं, कोई बात है क्या? नहीं, बस ऐसे ही। फिर बहुत समय हो गया है मुझे वहाँ गए हुए, उन लोगों से बात किए हुए। तो आरोही अपने दोनों हाथों की उंगलियों को उलझाते हुए थोड़ी उलझन भाव में बोली, कुछ नहीं होगा, अब आप रिलैक्स कीजिए और सुबह चलते हैं। मैं हूं ना आपके साथ, फिर क्यों फिक्र करती हैं? अजय उसके गाल पर हाथ रखकर बोला और उसके माथे को चूम से बिस्तर पर ले जाकर लिटाया। अब आंखें बंद कीजिए और सो जाइए, पूरा दिन इतना काम किया है, थक गई होंगी। अजय उसके बगल में लेट उसके बालों पर उंगलियां चलाते हुए बोला। दिन भर थके होने की वजह से कुछ ही देर में आरोही के साथ अजय भी सो गया, पर कहीं ना कहीं दिमाग में कुछ टेंशन होने की वजह से आरोही की नींद आधी रात को खुल गई और वह बेचैनी से बिस्तर पर ही करवटें बदलने लगी। आप समझ नहीं रहे हैं अजय जी, वहाँ आपके लायक कुछ भी नहीं है। पता नहीं आप कैसे, बस आपको वहाँ कोई परेशानी ना हो। आरोही अजय के चेहरे को देखते हुए अपने मन में बोली। वह परेशान थी, शायद अपने मायके के स्टैंडर्ड को लेकर। अखिल से शादी के बाद भी कभी भी अखिल या अखिल के परिवार में से कोई भी उसके मायके नहीं गया था, क्योंकि वह बेहद गरीब घर से थी और अजय के परिवार का रुतबा भी वहीं था। बीते 6 महीनों से वह अजय के साथ थी और उसका रहन-सहन उसके मायके से कई गुना उच्च स्तर पर था। जब से आरोही ने अजय के मुँह से उसके मायके जाने की बात सुनी थी, वह एक तरीके से डर गई थी। उस पर उन लोगों को बिना खबर किए वहाँ पहुँचना मतलब वहाँ कोई तैयारी का नहीं होना। आरोही उस परिवार की बेटी थी। वह जानती थी जब कोई मेहमान आने वाला होता था, तो उससे पहले ही वे लोग आने वाले मेहमान की सुविधा के लिए पहले ही कुछ तैयारियां कर लेते थे। अब सो भी जाइए आरोही, क्यों इतना परेशान हो रही हैं आप? अजय बंद आंखों से ही उस पर अपनी बाजू कसता हुआ बोला। आरोही अजय की आवाज़ सुन झट से अपनी आंखों को कसकर मींच ली। ए जान, मुझे पता है आप सोई नहीं। अब बताइए क्यों परेशान हो रही हैं? क्या अपने अजय पर इतना भी भरोसा नहीं है आपको कि वो आपकी परेशानी समझे? अजय उसके करीब जा उसका सर अपने सीने से सटाते हुए बोला। हम मम्मी के घर नहीं जाते हैं ना, पता नहीं वहाँ सब कुछ कैसा होगा। फिर वह घर भी काफ़ी छोटा है और वहाँ अगर कोई आपको परेशानी हुई तो एक बार हमें वहाँ का नंबर मिल जाए, फिर हम वहाँ खबर करके जाएंगे ताकि मम्मी पापा आपके जाने से पहले कुछ तैयारी कर ले। ओह, तो परेशानी यह है। आरोही, मैं नहीं जानता आपका मायका कैसा है, पर यह बात याद रखिएगा कि उस घर में उनका दामाद नहीं उनका बेटा जा रहा है और बेटे के लिए कोई तैयारी नहीं करनी पड़ती। बेटा जब चाहे अपने घर जा सकता है, समझिए आप। और अब आप वहाँ जाकर कोई फॉर्मेलिटी करने मत लग जाना। आप मेरी पत्नी हैं और मेरी तरफ ही रहेंगी। अगर वहाँ कुछ प्रॉब्लम है या मुझे कहीं पर भी लगा कि मैं उनकी मदद कर सकता हूँ, तो जो उनके हक में रहेगा उस फैसले को करने में आप मेरा साथ देंगी, ठीक है? हाँ, आरोही धीमे से बोली। अब सो जाइए, सुबह मम्मी पापा से मिलने जाना है ना? अजय ने उसके सर को चूमकर कहा और उस पर अपनी बाजुएं कस दी। आरोही भी उसके सीने से लगी हुई दुबक कर सो गई। अजय सुबह ही नाश्ता करने के बाद आरोही और बीबी को लेकर उसके मायके के लिए निकल गया। अपने शहर से 3 घंटे का सफ़र कर वे उस गांव के कच्चे रास्ते पर आ गए थे जो आरोही के घर की ओर जाता था।
यहाँ आज भी ग्रामीण परिवेश की झलकियां नजर आ रही थीं। घर के बाहर के चबूतरे गोबर से लिपे हुए थे। घर के कुछ बुजुर्ग एक चौबारे पर साथ बैठ हुक्का पी रहे थे। गांव की कुछ औरतें पास के कुएं से पानी भर रही थीं। वहीं कुछ आदमी, औरतें और बच्चे रास्ते में पड़ने वाले तालाब में अपने अपने घाट पर नहा रही थीं। चरवाहा, जानवर चराने वाला, गाय भैंसों के झुंड को सूखे खेत की तरफ ले जा रहे थे। रास्ते में ही कुछ लोग बैलगाड़ी पर लकड़ियां और जानवरों को खिलाने के लिए घास ला रहे थे। बीबी तो यह सब खुश होकर देख रही थी और हर चीज के बारे में एक्साइटेड होकर अजय से सवाल करती, क्योंकि वह इस माहौल को पहली बार देख रही थी। नया तो अजय के लिए भी था, क्योंकि उसका ननियाल भी शहर था और उसका घर भी शहर में ही था। वह भी गांव कभी नहीं आया। आरोही की शादी अखिल के परिवार के कहने पर उसके ननियाल पक्ष की तरफ से ही बुक कराए होटल में हुई थी, इसलिए उसकी शादी में भी किसी का गांव आना नहीं हुआ था। आरोही के बताए रास्ते पर अजय धीरे धीरे गाड़ी आगे बढ़ा रहा था। जैसे जैसे घर नजदीक आ रहा था, वैसे वैसे आरोही के दिल की धड़कन भी बढ़ रही थी। उसने कसकर अजय के हाथ के ऊपर अपने हाथ रख दिए, जिसमें अजय ने कार की गियर पकड़ी हुई थी। अजय ने अपने हाथ हटा आरोही के हाथ को नीचे रखा और उस पर अपने हाथों का दबाव बना। उसे देख मुस्कुराकर पलकें झपका उसे शांत रहने के लिए कहा। अजय उसकी हालत समझ रहा था। आज कितने सालों बाद आरोही अपने मायके आ रही थी। उस पर बीते 1.5 सालों में उसने अपने मम्मी पापा से एक बार भी बात नहीं की थी। अभी उसकी मन की स्थिति अजय से अच्छा कोई नहीं समझ सकता था, क्योंकि उसके दिल की धड़कनें आखिर उसी से जुड़ी थी। आरोही के कहने पर अजय ने एक घर के सामने अपनी कार रोकी। कच्ची मिट्टी का वह घर, जिसमें लकड़ी के पुराने दरवाजे लगे थे जो बीच से खुलते। अजय ने एक नज़र घर की तरफ देखा, फिर कार से बाहर आया और आरोही की तरफ आओ उसके लिए कार के दरवाजे को खोल अपनी हथेली सामने की। आरोही ने कांपते हुए उसकी हथेली पर अपनी हथेली रखी। उसकी हथेलियां पसीने से पूरी तरह भीग गई थी और उसके माथे पर भी पसीना आ गया था। यह देख अजय ने अपने पॉकेट से रुमाल निकाल पहले उसके माथे को पोंछा, फिर उसकी हथेलियों को। रिलैक्स आरोही, क्या कर रही हो जान? टेंशन क्यों ले रही हैं? लंबी सांसें लीजिए और मुस्कुराते हुए अंदर जाइए, वरना पापा जी को लगेगा कि उनके दामाद जी उनकी बेटी को खुश नहीं रखते। अजय ने शरारत से आंख मारते हुए कहा, तो आरोही के होंठों पर भी मुस्कान आ गई। वह कार से बाहर आई तो आसपास के कुछ लोग जो अपने घर के बाहर थे उन्हें देखने लगे। आरोही, वहाँ पास में ही खड़ी एक औरत उनके पास आकर आवाज़ दी, काकी। आरोही ने भी उन्हें प्रणाम किया। कैसी है बिटिया? आज कितने सालों बाद आई है। तुमने खबर नहीं की थी क्या? आरोही के साथ अजय की तरफ देखते हुए वह औरत बोली। नहीं काकी, वो बस। आरोही अजय की तरफ देखने लगी। अभी भी संतोष और राधा घर पर नहीं होंगे और काजल भी नहीं होगी। मैं खबर भेजती हूँ, तब तक आओ, तुम लोग बैठो। उस औरत ने उन्हें घर की तरफ आने का इशारा करते हुए कहा। अम्मा बाबूजी कहाँ गए हैं काकी? सिर्फ मंदिर के पास वाले जमीन पर तालाब खुदाई का काम चल रहा है, उसी में। अम्मा भी, पर अम्मा तो अपने खेत को छोड़कर कहीं काम करने नहीं जाती। आरोही यह सुनकर ही बीच में बोल पड़ी। हाँ, जब से तुम लोगों का खेत बिका है, तब से तो तेरी अम्मा तेरे बाबूजी के साथ काम पर जाती हैं। उस औरत ने आरोही के चेहरे की तरफ देखकर बताया। खेत बिक गया? पर लगता है तुझे कुछ नहीं मालूम। तेरे अम्मा बाबूजी आएंगे तब बात करना। आ अंदर। उस औरत ने आरोही के ही घर का दरवाजा खोलते हुए उन्हें अंदर आने के लिए कहा। तू बैठ, मैं चाय पानी भिजवाती हूँ और ललित को भेज संतोष को खबर करती हूँ। वह औरत अजय की तरफ देखकर बोली। आपके दामाद जी हैं। आरोही ने उनकी नजरें देख अजय से उन्हें मिलाया। अजय ने मुस्कुराते हुए हाथ जोड़ उन्हें प्रणाम किया। सदा खुश रहो, मैं आती हूँ। उस औरत ने अजय के सर पर हाथ रखकर कहा और वहां से चली गई। आइए बैठिए, आरोही आंगन में रखी चारपाई को बिछाकर बोली। छोटा सुंदर मिट्टी का घर, जिसका एक कमरा पक्का था और बाकी के कमरे कच्ची मिट्टी के ही थे। आंगन में बीचों बीच तुलसी क्यारा बना हुआ था। घर के मेन दरवाजे से घुसते ही बाईं तरफ हैंडपंप लगा हुआ था और वहीं पर बर्तन साफ करने के लिए जगह बनी हुई थी। दाईं ओर की तरफ रसोई घर था और उसके साथ ही छोटे छोटे और 2 कमरे जो कच्चे ही थे। उन 2 कमरों के बाद बीच से रास्ता था,
जो पीछे बगीचे की तरफ जाता था। उस रास्ते के दाईं ओर एक पक्का कमरा था और उसी से लगा हुआ छत जाने के लिए सीढ़ी। अजय पूरे घर को अपनी जगह पर खड़ा होकर देखा, फिर आरोही की बिछाई चारपाई पर बैठ गया। अजय जी, आपके लिए चाय बना दूं? आरोही ने उसे बैठते देख पूछा। जब घर पर कोई नहीं है तो घर लॉक करके क्यों नहीं गए हैं? अजय ने एक बार फिर सभी तरफ से देखते हुए सवाल किया। ये गांव है अजय जी, यहाँ चोरी की कोई टेंशन नहीं रहती। सभी अपना परिवार है। तभी वह औरत जो उन्हें अंदर लेकर आई थी वह कुछ नाश्ता लेकर आई। उनके पीछे ही 6 साल की लड़की पानी लेकर आई। नाश्ते को अजय के पास रखते हुए उन्होंने उस बच्ची से कहा, रानी, फूफा जी को पानी दो। ये लखन भैया की बेटी है? आरोही ने उस बच्ची को देखकर पूछा। हाँ, भैया की शादी कब हुई? आरोही खुश होकर उस बच्ची को अपनी गोद में उठाते हुए बोली, तू तो अपनी शादी के बाद आई ही नहीं है। तनु की शादी में भी सामुदायिक भवन से ही चली गई, इसलिए किसी से मिलना ही नहीं हुआ। बड़ी प्यारी है। बीबी देखो आपकी फ्रेंड। आरोही अजय की गोद में बैठी बीबी को अपने पास बुलाते हुए बोली। बीबी भी झट से उसके पास आ गई। आरोही ने दोनों बच्चों को मिलाया और वह तुरंत ही सहेली भी बन गई। यह देखकर अजय मुस्कुराया। बच्चे ऐसे ही तो होते हैं। तू बैठ, मैं चाय भिजवाती हूँ। तब तक तेरे अम्मा बाबूजी भी आ जाएंगे। अगर कुछ ज़रूरत हो तो रानी को भेज देना। वह औरत यह कहकर एक बार फिर वहां से चली गई। बीबी रानी के साथ खेलने लगी। आरोही के आने की खबर सुनकर संतोष और राधा भागते हुए वहां से निकले। आरोही अजय के पास बैठ उसे घर के बारे में बता रही थी। तभी संतोष और राधा हाँफते हुए घर के अंदर आए। अम्मा, बाबूजी। आरोही उन्हें देख अपनी जगह से खड़ी हो गई और उसकी आंखें आंसुओं से भर गईं। वह अपनी माँ से लिपटकर रोने लगी। राधा भी आरोही को अपने आंचल में समेटे आंसू बहाने लगी। संतोष जी भी आरोही को बहती आंखों से देख रहे थे। कुछ देर रो लेने के बाद आरोही सिसकते हुए उनसे दूर हुई और अजय की तरफ देखी। संतोष और राधा भी एक नज़र अजय को देख आरोही से पूछे, दामाद जी? आरोही ने हाँ में अपना सिर हिलाया। अजय आगे बढ़कर मुस्कुराते हुए उन दोनों के पैर छूने लगा। दामाद जी पैर नहीं छूते। राधा पीछे हटते हुए बोली। दामाद नहीं छूते, पर बेटे तो छूते हैं ना? अजय ने राधा जी के पैर छूते हुए कहा। राधा जी आरोही को देखने लगी। आरोही मुस्कुराते हुए अपनी पलकें झपकाईं। तो राधा जी ने भी अजय के सर पर हाथ रख दिया। तुम लोग बैठो, मैं नाश्ते का प्रबंध करती हूँ। राधा जी हैंडपंप के पास हाथ मुंह धो रसोई की तरफ जाते हुए बोली। मैं भी आता हूँ। संतोष जी बाहर की तरफ निकलते हुए बोले। नहीं अम्मा, हम अभी कुछ नहीं लेंगे। चाय नाश्ता रमा काकी दे गई। और बाबूजी, आपको बाहर जाकर कुछ लेकर आने की जरूरत नहीं है। आप आराम से यहाँ पर बैठिए और अपने दामाद जी से सवाल जवाब कीजिए कि वह आपकी बेटी को खुश रखते हैं कि नहीं। आरोही संतोष जी को चारपाई पर बिठाते हुए बोली। आरोही के इस रूप को देख अजय मुस्कुरा दिया। इतने दिनों में आरोही बहुत ही नपतुला बोलती। उसके मुंह से शब्द उतने ही निकलते जितने की जरूरत होती। पर एक बेटी बेटी ही होती है। अपने मायके आकर चहकती चिड़िया बनते उसे देर नहीं लगती। दीदी। तभी दरवाजे से एक आवाज़ आई। छुटकी। आरोही झट से उस आवाज़ की तरफ पलटी और उसके पास जा उसके गले लग गई और दोनों ही रोने लगीं। बस करो साली जी, मेरी वाइफ को कितना रुलाओगी? अजय ने उसके पास आकर कहा। आरोही रोते हुए भी मुस्कुरा दी और काजल अजय की तरफ देखने लगी। जीजा जी, वह अजय के पैर छूते हुए बोली। क्या कर रही हो? बेटियां पैर नहीं छूती। अजय ने पीछे हटते हुए कहा। काजल आश्चर्य से अजय को देखने लगी। तुम आरोही की छोटी बहन, मतलब उसके लिए बेटी समान हो, तो हमारी बेटी ही हुई। अजय ने काजल के सर पर हाथ रखते हुए कहा। तो काजल भावुक होकर अजय के गले लग गई। आप भी आ जाइए। अजय अपना एक हाथ पहला आरोही की तरफ इशारा किया। आरोही संतोष जी की तरफ देखती हुई उसकी हथेली को अपनी हथेली से मारते हुए राधा जी के पीछे चली गई। राधा और संतोष जी एक दूसरे को देख मुस्कुरा दिए। वहीं अजय की नजरें आरोही पर जम गईं। मेरी टेडी बियर कहाँ है? काजल इधर उधर देखती हुई पूछी। वह तो रानी के साथ खेलने चली गई। आरोही राधा जी के साथ रसोई की तरफ जाती हुई बोली। उन दोनों की दोस्ती कब हो गई? बस अभी। मैं लेकर आती हूँ। अभी तो हम ही उससे नहीं मिले और वह मैडम है कि बाहर दोस्त बनाने चली गई। अम्मा, मैं उसे लेकर आ रही हूँ। अरे रुक,
पहले संदूक से नया चादर निकालकर चारपाई पर लगा दे। तेरे जीजाजी ऐसे ही थोड़ी ना बैठेंगे। राधा काजल को टोकती हुई बोली। अरे नहीं अम्मा, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, अजय ने चारपाई पर बैठते हुए कहा। अम्मा, पहले मैं टेडी बियर को लेकर आती हूँ, फिर ही कुछ काम करूँगी, काजल वहां से भागकर जाती हुई बोली। ये अभी भी नहीं सुधरी ना अम्मा, अभी भी बच्चों के जैसे ही दौड़ती भागती है। बिटिया, दामाद जी के लिए क्या बनाऊं, वो क्या खाते हैं, और उनकी ज़रूरत की चीज़ें बता दे। मैं तेरे बाबूजी को बाजार भेज सब सामान मंगवा देती हूँ। राधा जी ने रसोई में आते ही आरोही से कहा। अम्मा परेशान मत हो, जो घर पर है वही बना दो, वो सभी सब्जियां खा लेते हैं। खाने में या किसी चीज़ में उनकी कोई नखरे नहीं है। फिर भी बिटिया, कुछ नहीं, लाइए क्या है, मैं बनाती हूँ। आप भी जाकर अजय जी के पास बैठो और उनसे बातें करो। बिटिया, तू दामाद जी का नाम लेती है? राधा जी आरोही को आंखें तरेरती हुई बोली। हाँ, शुरू से। पर यह गलत है बिटिया, पति का नाम नहीं लेते। क्या अम्मा, आपको मैं अच्छा नहीं लगता? अजय ने रसोई में आते हुए कहा। अरे दामाद जी, आप कुछ चाहिए? ये कहाँ गए? आप बैठिए ना, राधा जी ने परेशान होते हुए अजय के पास आकर कहा। पहले तो मैं आपका बेटा हूँ, आप मुझे दामाद जी कहना बंद कीजिए। और दूसरा, मैं इस घर में कहीं भी आ जा सकता हूँ। मुझे पानी चाहिए था, वो तो बाबूजी आ रहे थे, मैंने ही मना कर दिया, और अच्छा हुआ यहाँ आ गया और आपकी बातें सुन ली। अम्मा, मुझे आरोही से अपना नाम सुनना अच्छा लगता है, प्लीज आप उन्हें मना मत कीजिएगा। हाँ, राधा मुस्कुराई। जैसी आपकी इच्छा, आप जाकर बैठिए, मैं आपके लिए पानी लाती हूँ। नहीं अम्मा, मैं ले लेता हूँ, अजय ने आरोही की तरफ देखकर कहा। तो आरोही उसे पानी का गिलास दे दी। पानी पीकर अजय रसोई से बाहर आया और पीछे पीछे राधा जी भी आईं और संतोष जी को इशारे से कमरे में बुलाया। घर पर राशन का कोई सामान नहीं है, आप जाकर कुछ राशन ले आइए। राधा संदूक से कुछ पैसे संतोष जी को देते हुए बोली। इतने में जो आए ले आना, बाकी उधारी में लिखवा दीजिएगा, हम बाद में दे देंगे। संतोष जी कमरे से निकलने लगे जहाँ आरोही खड़ी थी। घर की स्थिति पहले से भी ज्यादा खराब थी। यह तो आरोही को रसोई में जाते ही पता चल गया, पर यह क्यों, वह वजह जानना चाहती थी। आगे की कहानी नेक्स्ट पार्ट।